आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज हम मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हमरा और उनसे मुख्तलिफ अहम कौमी और मुल्की मामलात बशमूल धरना और खुसूसन मिलियन मार्च के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। अस्सलाम सर, कैसे मिजाज सर? बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले मिलियन मार्च के हवाले से बात करूँगा। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम इल्ज़ामात लगाए जो मुतनाज़े भी हैं। आप फरमाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में मोटरवे और बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, वो कराची वालों का पैसा है। दूसरी बात आपने कही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पंजाब नहीं। कौन सा इल्ज़ाम है इस वाली बात में? वज़ीर आज़म ने क्या ऐसा अमल किया कि जिससे वो वज़ीर आज़म पंजाब साबित हुए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान? कराची पे तवज्जो नहीं है ना। कराची में पानी नहीं है, कराची में बिजली 100 अरब रुपए का गबन हो गया, कराची में ट्रांसपोर्ट के 6 ट्रांसपोर्ट के कॉरिडोर जो है वो बातों में हवा में है, कराची में कचरा जो है वो पूरे शहर में पड़ा हुआ है, कराची के 41% जगहों पे पानी की लाइनें ही नहीं हैं, कराची के अस्पतालों में बेड पे कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीरें जा रही हैं। उनके पास एक जवाब मौजूद है, सूबाई खुद मुख्तारी। सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम, उसके बाद सारी जिम्मेदारी सूबों की है। तो सूबाई हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या करें? मैंने तो कह दिया ना, आप बताइए, मुझे एजुकेट करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो, कराची पाकिस्तान का ऐसा नहीं पूछेगा। आप चाह रहे हैं वो इंटरवीन करें? जी, आप चाह रहे हैं वो इंटरवीन? नहीं, मैं चाह नहीं रहा, उनकी जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है। और कराची 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है और बिल्कुल हमारे ही कराची के कमाए हुए पैसों से। गवर्नर ज़ुबैर साहब ने इस बात की तरदीद की है, उनका एक स्टेटमेंट खुद मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा कराची 70% रेवेन्यू नहीं देता, हाँ आमदन का एक बड़ा हिस्सा कराची से ज़रूर आता है। मैं जो है उस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा, एब्सेंट किस्म की बातों पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। मुझे सारे रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि कराची 70% रेवेन्यू कमा के देता है, सिंध को 90% रेवेन्यू कराची कमा के देता है। सर, एक टीवी इंटरव्यू में आपका कहना था कि जो भी शहर कराची में महाजिर नाम पर सियासत कर रहा है उससे बड़ा महाजिरों का दुश्मन कोई नहीं। तो क्या इस बयान से ये समझ लिया जाए कि मुस्तफ़ा कमाल जो ख़ुद भी एक साबिक़ महाजिर हैं वो एक अहम कौमी इकाई महाजिर कौमियत से मुनकिर हो रहे हैं? आपके समझने पे तो मुझे कोई मैं सोच पे पाबंदी लगा नहीं सकता। मैं ख़ुद महाजिर हूँ, मेरा बाप महाजिर, मेरी माँ महाजिर। महाजिर नाम पर जो सियासत करने वाले हैं उनसे, महाजिर का नारा लगाकर जो महाजिर की सियासत करने वाले हैं उनसे बड़ा महाजिरों का दुश्मन कोई नहीं है। बिल्कुल मैंने कहा। क्योंकि जब इस शहर में मैं महाजिर को आवाज़ दूंगा, नारा लगाऊंगा उसको, तो मैं इस शहर के लाखों पख्तूनों को, लाखों सिंधियों को, लाखों बलोचों को और पंजाबियों को मैं उनको इनसिक्योर फील करवा दूंगा कि उनकी जगह मेरे पास नहीं है। वो क्या करेंगे? वो अपने अपने कैंप में तलाश करेंगे और वो इन्हीं मुहाजिरों के ऊपर के ख़िलाफ़ एक स्टैंड ले लेंगे। तो द मोमेंट मैंने मुहाजिर का नारा लगाया, मैंने मुहाजिरों के 4 दुश्मन पहले पैदा कर लिए। पहली 4 मैथब है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे शहर में अमन चाहिए, मुझे शहर में बुनियादी हुकूक चाहिए, तो मुझे पानी चाहिए, तो मुझे सिर्फ मुहाजिरों के लिए क्यों पानी चाहिए भाई? क्या पख्तून को पानी नहीं चाहिए? क्या पंजाबी, सिंधी, बलोच को पानी नहीं चाहिए? कचरा उठाना है तो सिर्फ मुहाजिरों के आगे, घर के आगे से कचरा उठेगा? तो जब इस शहर में सारे, या तो भाई ये फैसला कर लो कि भाई सब लोग किले बना के रहोगे, पंजाबी अपने किले में रहेगा, मुहाजिर अपने किले में रहेगा, पख्तून अपने किले में रहेगा, एक दूसरे से मिले जुलेगा नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से मैं भी दूसरों की तरह मुहाजिरों के अंदर आग लगा सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ उनको और टुकड़ों में, लेकिन इस शहर की डायनामिक्स ऐसी नहीं है। तो यस, मुहाजिरों के नाम पर जो मुहाजिर करके जो लोग सियासत कर रहे हैं उनसे बड़ा मुहाजिरों का दुश्मन कोई और नहीं है। आई स्टैंड बाय माई वर्ड। इसलिए कि द मोमेंट मैं मुहाजिर की बात करूंगा, मैंने बगैर लड़ाई किए 4 लोगों को मुहाजिरों का दुश्मन बना दिया। सर, आपने बयानात दिए, कुछ नहीं हुआ, 16 नुकात पेश किए, कुछ नहीं हुआ, धरना दे दिया 18 दिन का, कुछ नहीं हुआ, अब आप मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। कोई गारंटी है इस बात की कि इस मिलियन मार्च के बाद कोई हंगामा, कोई फसाद, कोई पेनिट्रेशन पैदा नहीं होगी और हुकूमत रिएक्ट नहीं करेगी? और दूसरा, कराची इस मिलियन मार्च के बाद पेरिस बन जाएगा? नहीं, गारंटी हमारी तरफ से तो बिल्कुल है। कोई हंगामा, कोई तशद्दुद ना करने की, इसलिए कि हमने 1.25 सालों में हो गए तकरीबन, हमने किसी को पत्थर भी नहीं मारा अभी तक। हाँ, हम पर ज़रूर पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, गोलियाँ चलाई गई, गाड़ी तोड़ी गई हमारी, ज़ख्मी किया गया लोगों को। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल के हिस्से का ताल्लुक़ है, उसका जवाब ये है कि इंसान का काम है कोशिश करना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला ने किसी इंसान के हाथ में दी नहीं है।
कामयाबी नाकामी उसने अपने हाथ में रखा है। इंसान का काम है अपने हिस्से की आवाज़ लगा कर मरना, और मैं अपने हिस्से की आवाज़, और जो मेरे साथ लोग हैं अपने हिस्से की जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ लगा कर मरना चाहते हैं। और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो हुक्मरान हैं ये कुछ भी नहीं बेचते, इनसे बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, बड़ी बड़ी सल्तनतों के चलाने वालों से दुनिया के कब्रिस्तान भरे पड़े हुए, ये तो कुछ बेचते ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पहले लोग मुत्तहिद नहीं थे, टुकड़ों में बटे हुए थे। आज हमारे पास, आज हमारी इस पार्टी के परचम के नीचे कराची की सारी इकाइयाँ जो है एक हो गई हैं। जब एक होकर अपनी बुनियादी हुकूक़ के लिए जब लोग निकलेंगे तो ये इन हुक्मरानों को लोगों के बुनियादी हुकूक़ देने पड़ेंगे। आपका एक बयान मेरे सामने है कि आवाम के हुकूक़ के लिए मिलियन मार्च करने निकलेंगे, हुक्मरानों के घरों तक जाएंगे, हुकूक़ नहीं मिलेंगे तो वज़ीर आला हाउस के सामने बैठकर फ़रियाद करते रहेंगे। फ़रियाद करके आप कौन सी तीर तोप चला लेंगे सर? फ़रियाद तो 70 सालों से हो रही है। वज़ीर आला हाउस के अंदर चेहरे मुख्तलिफ बदलते रहे हैं, वज़ीर आला हाउस के बाहर चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। आपकी ये मुनहनी सी आवाज़ आपके ख्याल में सिस्टम में इतनी बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है? मैंने आपको जवाब दे दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था ना, तो एक चिड़िया चोंच में पानी लाकर उस पर जो कतरे गिरा रही थी। तो चोंच के पानी से आग तो नहीं बुझती, लेकिन उस चिड़िया का इतना ही काम था कि उस पानी पे अपने हिस्से की लाकर पानी, उस आग पे पानी डालना। मुस्तफ़ा कमाल खुदाई फ़ौजदार नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल से मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तूने कराची वालों को हुकूक़ दिलवाए या नहीं दिलवाए, ये ज़रूर पूछा जाएगा तूने उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई नहीं उठाई। तेरा नाम बनाया था, तेरे लिए 4 दिलों में तेरे लिए इज़्ज़त डाली थी, तुझे 2.5 करोड़ के लोगों में जो है वो इतनी सारी जो है वो आसाइशें दी थी, इतना नाम बनाया था, तूने अपने हिस्से का काम किया नहीं किया। जहाँ तक बात है कि नई कुछ होगा और किसी को नई मसाइल हल होंगे, तो मेरा फिर काउंटर सवाल आपसे है कि मुझे तरीक़ेकार बता देंगे जिससे होगा, हम वो काम कर लेते हैं। एक तो आपसे इंटरव्यू करना कतई तौर पे पहले ही मुश्किल है, दूसरा आपसे अब बात करते हुए, पहले एक सियासतदान से बात होती थी, अब अचानक से ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल सामने से हट जाता है, मौलाना तारिक जमील का ख्याल जहन में आ जाता है, जब आप अल्लाह रसूल की बातें करते हैं इतना लंबा सवाल होता है और उसके बाद फिर आदमी खुद सवाल पूछ करके शर्मिंदा हो रहा होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा मुकाम है और किसी भी मौलाना का बहुत बड़ा मुकाम है। मैं तो बहुत गुनाहगार सा एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे एक बात का पता है कि मुझे मरना है और उसका एक दिन मुकर्रर है। मुझे इस बात का भी थोड़ा सा, मेरा बहुत ही कमज़ोर सा ईमान है कि मरने के बाद सवाल होगा। इन 2 चीज़, अगर ये 2 चीज़ें मुझे याद नहीं रहती तो मैं MQM का सेनेटर था 2013 में, छोड़कर नहीं जाता। मैं भी आइंदा आने वाले 2018 तक सेनेटर था। अगर मुझे इस बाली मरने का याद नहीं रहता, मरने के बाद के हिसाब किताब का याद नहीं रहता, तो मैं वापस भी नहीं आता। चंद सवालात आपसे मरने के बाद पूछे जाएंगे, हम ना माने इसके लिए कोई मौलवी होने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे फ़ायदे नुकसान की बात है टोटल। ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। आज मैं 45 साल का हो गया हूँ, कितना जीऊँगा, और इसके बाद तो जो है वो, और थोड़े दिनों के बाद टांगें काम नहीं करेंगी, अगर ज़िंदा रह गए तो फिर हाथ पैर काम नहीं करेंगे, फिर जो जिस्म के हिस्से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ये होगा भाई जब जो ना ख़त्म होने वाले, भाई कलमा पढ़ रहे हैं ना, या तो कलमा नहीं पढ़ो, या तो कलमा नहीं पढ़ो। भाई कलमा पढ़ ले तो वो मरने पे, आगे की ज़िंदगी पे। तो मैं अपनी सी बेसिक सी कोशिश करके जाना चाहता हूँ। अच्छा, मिलियन मार्च के हवाले से आपको भी बड़ी उम्मीदें हैं, कौम को भी आपने बड़ी उम्मीदें दिलाई हैं। इमरान खान साहब भी इसी तरह से लोगों को जमा करके इस्लामाबाद ले गए थे, फिर रोज़ एक नई उम्मीद होती थी कि आज शाम में विकेट गिर जाएगी, आज शाम में एम्पायर उड़ जाएगा। अच्छा, वो इस एम्पायर ने रिटायरमेंट ले ली, उसने एम्पायरिंग ही छोड़ दी, उसके बाद धरना पता नहीं कैसे ख़त्म हुआ, कैसे नहीं हुआ। आपके ख्याल में आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या है अगर मिलियन मार्च से खुदा न खास्ता काम नहीं होता? इमरान खान का धरना किस बात पे था? धरना था, किस बात पे धरना था? निज़ाम की तब्दीली, अवाम के हुकूक की बहाली, और अब तो वो कराची की बात भी करने लगे हैं। मज़े की बात ये, कराची भी आए तब भी कराची वालों को रुकिए ना, रुकिए। इमरान खान का धरना तो वो वाला धरना था ना इस्लामाबाद में, किस बात पे था? 4 हलकों के थैले खुलवाने पे धरना था। 4 हलकों के रिजल्ट नहीं मान रहे थे, उसकी वोटों की गिनती पे धरना था। मुस्तफ़ा कमाल किस बात पे आवाज़ लगा रहे लोगों को? तुम्हारे बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, पानी चाहिए मुझे शहर में, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, मेरे घर के आगे कचरा जमा है, मेरे इदारों को छीन लिया गया है। जो कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको मास्टर प्लान डिपार्टमेंट रोकता था चोरी करने से, उस मास्टर प्लान को उस चोर डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया गया है। 6-7 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसको शहरी
हुकूमत का इख्तियार है जिसके ऊपर, जो कि हमारी बदतरीन मुखालिफ है, उसको गस्ब कर लिया गया, छीन लिया गया। इमेजिन करें कि शहर के मेयर के पास पानी और गटर लाइनों की इंचार्जी भी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर चीफ मिनिस्टर को गटर लाइनों के इंचार्ज बनने का इतना शौक है तो यूसी नाजिम बनना चाहिए उसको। वो चीफ मिनिस्टर क्यों बना है, वो वजीर क्यों बना है, उसको यूसी नाजिम बनना चाहिए। भंगियों का अगर उसको जो है सरदार बनना है या भंगियों का उसको इंचार्ज बनना है। ये वो सारी बातें हैं जिससे ना मुस्तफ़ा कमाल का, ना पीएसपी का, ना मेरी ज़ुबान बोलने वाले का, ना मेरे मसलक वाले का एक पॉइंट भी मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है। तो मैं 2.5 करोड़ लोगों को कह रहा हूं कि भाई देखो, हमने अपना एक नमूना पेश कर दिया, 18 दिनों तक बैठ गया रोडों पे। अब ये सेकंड फेज है। आपने कहा ना कि क्या कर लेंगे। देखिए, मैं बहुत आसानी से जाकर अपने 10,000 लोगों के साथ पहले ही जाकर सीएम हाउस पे बैठ सकता था। 10,000 हमारे कारकुनान मेरे कहने पे चले जाते, बंद हो जाता, सारे शहर बंद होता, ब्लॉक होती सारी चीज़ें, लोग ट्रैफिक जैम में फंसते, शाम में जाकर हमें ही बुरा भला कह रहे होते। ठीक है, मैं वो आदमी नहीं हूं कि मैं उन्हीं के बच्चों के लिए पानी मांगने जाऊं और वही मुझे शाम में जो है वो गाली बकें, मुझे बुरा भला कहें। नहीं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं भाई साहब, जिस तरह आप बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाते हो ना, और जाकर डॉक्टर कहता है कि आपको बुखार हो गया, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो डॉक्टर कहता है कि आपको इंजेक्शन लगाने की सुई की थोड़ी सी चुभन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो आप खुशी खुशी सुई लगवा लेते हो कि आपको पता है इससे बुखार चला जाएगा। मैं भी वो डॉक्टर नहीं हूं कि बगैर बताए सुई ठोक दे आपको, नहीं बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, आइए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको अपने आधे दिन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको अपने एक दिन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। शहर में ट्रैफिक जैम होगा, शहर में जो है वो लोगों का नज़्म नसक खराब होगा। क्यों खराब हो रहा है? थैले खुलवाकर वोटों की गिनती करवाने के लिए नहीं भाई, पानी औरंगी ठीक है, उनके हुकूक की बहाली के लिए। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा साहब, आपने एक एंकर पर्सन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत जल्द इनकलाब फ़्रांस जैसी सूरत हाल रूनुमा होने वाली है। सर, ये खुशफहमियों की इंतहा नहीं है? वो कौम जिसकी कमर टूटी हुई है, जो बेचारे कभी यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगे हुए हैं, कभी सीएनजी स्टेशन पे ख्वार हो रहे हैं, अगर उनके हमरा इनकलाब आया भी तो भी उन्हीं के जैसा लूला लंगड़ा ही होगा? नहीं, मैंने ये बात की थी कि जब लोगों के हालात इतने बदतर हो जाएं कि आप उनको पीने का 24 दिनों के बाद 1 घंटे के लिए पानी आएगा। हाँ, 24 दिनों तक इमेजिन करोगे घर की औरत घर कैसे चला रही होगी, वो घर में बच्चों को नहला धुला कैसे रही होगी, वो खाना कैसे पका रही होगी। रात में जो बाप दिन भर मजदूरी करके आता है, वो रात को बिजली नहीं है और पानी नहीं है, सुबह उसको ऑफिस जाना है, सुबह बच्चे को उठ के तैयार होकर स्कूल जाना है। आई मीन, कोई इमेजिन करे, एक लम्हे के लिए इमेजिन करे कि यार किसी घर की ये है प्रॉब्लम, और कैसे क्या है, उससे बड़ा जुल्म क्या। मैं इसलिए इस वाली बात को कहता हूं कि ऐसे ही हालात थे। जो इनकलाब जो है ना, बोल कर नहीं आते, और उससे पहले भी लोग यही बोल रहे होते हैं कि लूड़ी लंगड़ी इनकलाब। नहीं नहीं नहीं, फिर वो ये होता है कि जब लोग चौकों पे टंगना शुरू होते हैं ना, तो उनको फिर कोई रोकने वाला। फ्रांस में मरात याफ्ता और गैर मरात याफ्ता में इतना फर्क हो गया था कि लोग बाजारों में हाथ पकड़कर सूंघते थे। अगर हाथ से खुशबू की फ्रेगरेंस आ रही है ना, अगर शैम्पू की और साबुन की, दैट मीन्स ये मरात याफ्ता है। बस ये खुशबू आने पे लोगों को मार दिया जाता था, ये नौबत आ गई थी, चौकों पे टांग दिया जाता था। यहाँ पे भी जैसे हालात हैं, अल्लाह करे मेरी बात जो गलत साबित हो, लेकिन ये हुक्मरान इतने 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 ज़्यादा तगड़े नहीं है, ये जल्दी गिर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने एक और बयान दिया, आपने कहा कि मैं नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान समेत सबसे मुलाकात के लिए तैयार हूँ, मगर इंतखाबात से पहले किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। आप तो तैयार हैं, उनकी खबर ली, वो तैयार हैं कि नहीं? और दूसरा, अगर ये इत्तेहाद भी हो जाता है, मुलाकात भी हो जाती है, तो ये इत्तेहाद ट्रक और साइकिल के इत्तेहाद जैसा नहीं होगा? आपकी एक नौमौलूद पार्टी है। हाँ, इस नौमौलूद पार्टी के चेयरमैन से आप जो है वो बात करना पसंद कर रहे हैं ना, अभी बैठ कर टी वी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप तो किसी वैसी जगह तो नहीं आए हैं, तो आप समझ के ही आए हैं कि आप हैं कहाँ नंबर 1। और हम नौमौलूद हैं तो हमारा ये हाल है। इमेजिन करोगे दरअसल हमने अगर अपने हाथ पैर निकाले तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। दूसरी बात ये कि ये जो आपने बात की है, ये मैंने किसी सवाल के जवाब में की, ये वाली बात कि भाई आप किससे मानेंगे? भाई सबसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ये वाली बात करेंगे। भाई मेरा ये एजेंडा है,
जो मैं टीवी पे बैठकर बात कर रहा हूँ, जो मैं जलसे में बैठकर बात कर रहा हूँ, इन 16 नुकात के ऊपर, इस डिवोल्यूशन के ऊपर, इस तमाम पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के ऊपर हमारा जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा है वो हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि डेफिनेटली अगर आप सबसे बात करने क़दर कलामी माफ़, अगर आप सबसे बात करना चाहते हैं तो महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद से कल मैंने गुफ्तगू की। उन्होंने तमाम महाजिर इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे जद्दोजहद करने की दावत भी दी है। इसी तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग भी जो कभी कभी महाजिर होते हैं, तो आप इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे बात। इनिशिएटिव लिया है कोई आपने? बल हमारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, ताल्लुकात हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, और जब ऐसा कोई माहौल आएगा तो बिल्कुल बात है। लेकिन मैं मुहाजिर पार्टी नहीं हूँ बाय द वे, मैं आपको बताऊँ। मैं बिल्कुल मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करना चाहता। मैंने पहले आपको स्टेटमेंट दी है कि मुहाजिर नाम पर सियासत करने वाला, मुहाजिरों को सिर्फ मुहाजिर करने वाले इस कराची में जो डायनेमिक्स हैं, उससे बड़ा मुहाजिरों का कोई और दुश्मन बिलवास्ता या दानिस्ता या ना दानिस्ता नहीं हो सकता। मैं इसको समझ कर ये वाली बात कह रहा हूँ, और मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करना चाहता। एक बार फिर आपके उसी तारीखी इंटरव्यू पे आएंगे जो आपकी परेशानी और मेरी रोज़ी का सबब बना है आज। आपने उस इंटरव्यू में कहा कि मैंने बतौर मेयर, सेनेटर और वज़ीर 3 रुपये भी हराम नहीं खाया। 3 रुपये तो रेट ही गलत है सर। वज़ीर, मेयर और सेनेटर का रेट 3 रुपये नहीं होता। ये तो चपरासी का रेट भी नहीं है। रेट में गलती हुई थी या बयान देते हुए आप ज़रा आगे पीछे हो गए? नहीं, मैंने ना रेट में गलती हुई थी ना मैं बयान देने पे, तो मैंने इस बार मैंने चपरासी के भी रेट वाले पैसे नहीं खाए। मैंने, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी और मुझे राह रास्त पे रखा, और जब भी आज मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूँ, जब भी मैं आज इतने बड़े बड़े फ़िरौनों से टकराया हुआ हूँ। अगर मैंने भी चोरी की हुई होती तो फिर मैं लोगों को प्लीज़ कर रहा होता, लोगों को मैं खुश करने की कोशिश कर रहा होता, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो जी भाई ये भाई कर रहा होता, टीवी पे बैठकर जो है चीज़ों को ठीक कर रहा होता। लेकिन उन दिनों पे तासुफ तो होगा जब जी भाई किया था। अफसोस है उन सारी चीज़ों का, और लेकिन मैं 2013 में छोड़कर चला गया हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे, 2010 से लेकर 2013 तक, 2010 से 2013 तक जब मैं था, मैं हार्डली गिनकर टीवी पे आया हूँगा, और वो भी जब मुझे डायरेक्ट बोली गई है बात सारी चीज़ें, इसलिए कि चीज़ें डेफिनेटली ख़राब होना शुरू हो गई थी, और 2013 में तो फिर मैं चला गया। अच्छा, कल आप जी भाई कर रहे थे, आज आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं वो भी जी भाई कर रहे होंगे, उसी अतात गुजारी का सबूत देते होंगे। कैसा लगता है? अपना वक्त याद आता है? नहीं, मैं जो है वो मेरे सामने मेरा माहौल ऐसा नहीं जी भाई करने वाला, और हमारे यहाँ सब बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है। हर कोई हर बात करता है सामने, और उसका वो जवाब लेता है, पूछता है, क्वेश्चन करता है, और इंशाअल्लाह ताला यही माहौल रहेगा। और मैंने अपनी टांगें यहाँ पर इस पार्टी में नहीं ख़राब करवानी। मैंने जो है वो अपने स्टंट नहीं डलवाने अपने। मैं इस पार्टी में को बनाने से पहले मैंने अपना एग्ज़िट प्लान तैयार कर रखा है। मैंने एग्ज़िट लेना है, इस पार्टी को एग्ज़िट, अपने किसी नौजवान को ये पार्टी देकर मैं कहीं जगह जाकर बैठकर कॉफ़ी शॉप पर सिगार पी रहा हूँगा, और मैं इंजॉय कर रहा हूँगा कि मेरी बनाई हुई पार्टी आज मुझसे आगे कोई लेकर जा रहा है। ये नहीं कि जी वो लंदन में टेलीफोन पकड़ के जो है वो चिपक गए पार्टी से, ना टांगें काम कर रही हैं, ना जो है वो जिस्म काम कर रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है, लेकिन चिपके हुए पार्टी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब मौका मिलता है तो वो 1 मिनट के लिए डांस करके दिखा देते हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं चल सकता हूँ। ये ड्रामे मैंने नहीं करने। मैंने नेचुरल प्रोसेस है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं, पर जब पानी जमा हो जाता है ना, खड़ा हो जाता है, तो बदबू देने लगता है। चलता हुआ पानी जो है वो आबशार कहलाता है, जिसे आप देखते हैं, आप उसके लिए आप उसको पीते हैं, आप उसको महसूस करते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह मुझे मेरी इरादों में कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। द मोमेंट ये इसको हम एक लेवल पे लेकर आएंगे, मैं अच्छे वक्त में छोड़ूंगा जब मेरी टांगें काम कर रही होंगी। मैं इसलिए कि मुझे भी जाकर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, मुझे पैसे कमाने हैं भाई। मैं जाकर मैं इस टाइम पे जाना चाहता हूँ कि जब मैं कुछ कर सकूँ। पैसे कमाने के लिए तो ये लाइन बुरी नहीं है सर, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में। आप जिन पॉलिटिशियंस से मिले होंगे या जिनको आप जानते होंगे उनके लिए शायद आप ठीक कह रहे होंगे। मैं इस शहर में, क्योंकि यहाँ एक क्रिकेटर भी होता है ना, तो वो भी कहता है कि मैं इज्जत के साथ रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद अल्लाह और रसूल के वास्ते दे देते हैं, तब भी नहीं जाता। नहीं, कहता है एक अलविदाई मैच खिला दो। नहीं, मैं जो है वो किसी से खुद को कंपेयर नहीं करूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमने जो आज तक बात की है वो बात ज़ेर ज़बर के साथ पूरी की है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पैसे कमाने वाला पहला मौका ही नहीं छोड़ता है, ठीक है। मैं शहर में MP रहा हूँ, मैं वज़ीर रहा हूँ IT का 3 सालों तक, मैं 4.5 सालों तक इस शहर का मेयर रहा हूँ, सियासुफैद। मैं
6 माह सेनेटर रहा हूँ, जब मैं गया हूँ सेनेटर गया हूँ यहाँ से। मैं ये सब कुछ सारी पोस्टों से हटने के बाद मैं जब यहाँ से मुल्क छोड़ कर गया हूँ तो 2 महीने के बाद मुझे तीसरे महीने से 9 to 5 नौकरी करनी पड़ी है। नेम मी वन सिंगल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान जिसके पास एमपीशिप रही हो, वजीर रहा हो, मेयर रहा हो, कराची जैसे शहर का सेनेटर रहा हो और उसके बाद उसने जाकर किसी की नौकरी की हो। एक यूसी नाजिम भी जो है वो 4 सालों के बाद जो है ना छोटा मोटा कारोबार करता है। नंबर 1। नंबर 2 ये, इस शहर में आज एमपीएस के और जो अपोजिशन लीडर के शादी हॉल गिराए जाते हैं, टीवी पे हेडलाइनें चल रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल मेयर रहा इस शहर का, वजीर रहा, ये वो मुझे मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे भाई बहनों का कोई एक शादी हॉल मेरा क्यों नहीं निकलता इस शहर में? कोई एक पेट्रोल पंप मेरा क्यों नहीं निकलता? कोई एक ज़मीन मेरी क्यों नहीं निकलती? तो चोरी उसी ने नहीं की पाकिस्तान में, कहते हैं जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मुझे डकैती करने का मौका मिला। लोग मुझे जो है वो नहीं रोक भी सकते थे, मैं बंद कमरे में ऐसे काम कर सकता था, मैं फिर भी शरीफ कहलाता। ऊपर वाला देखने वाला है। ठीक है नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मगर वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी सबसे बड़ी खामी क्या है? लोगों के ख्याल में आप एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हैं जिसका एविडेंस यूट्यूब पे बाकायदा मौजूद है। कभी किसी औरत की क्लास हो रही है, कभी किसी जर्नलिस्ट की क्लास हो रही है। ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान कामयाब लीडर कैसे बन सकता है जब उसको ना सुनना ही नहीं है? ना बनाओ कामयाब लीडर। मैं हूँ जेन्युइन किस्म का इंसान और 2-4.5 सालों में अगर मेरे पास मेरी 2 एपिसोड्स हैं तो वो कुछ भी नहीं है, 200 होनी चाहिए और शायद होंगी भी, उसकी बनी नहीं है शायद वीडियो, तुम लोगों के पास है नहीं। बिल्कुल मैं सीधा आदमी हूँ, अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ सच के लिए प्यार से, लेकिन अगर कोई मुझे ये समझेगा कि बेवकूफ़ी से मुझे उल्लू बनाकर जो है वो मेरी गर्दन काटेगा तो उसको फिर मैं बताना चाहता हूँ फेस पे कि फिर वो कौन है और मैं क्या। देखिए, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का एक बैकग्राउंड है। ये आप अब उस खातून की आप बात करें, वो प्लांटेड थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि कैमरा ऑन हो, तो इसलिए कि मैंने क्या किया था, अब्बासी शहीद में जाकर एक मेरा एम्प्लॉय था, ऑफिसर था 17 ग्रेड का, वो लैब में मेरे काम करता था और सामने उसने अपना लैब खोल रखा था है। और यहाँ से जितने मरीज मैंने सैकड़ों करोड़ों रुपए लगा दिए लैब पे, 137 किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। और मैं एक पेशेंट से मिलने गया, उसने कहा जी मैंने अपना मोबाइल फ़ोन 500 रुपए में बेचकर ये टेस्ट करवाया। मैंने कहा यार मुझे तो गुस्सा आ गया कि भाई मैंने ये कौन सा टेस्ट है जो मेरे पास नहीं हो रहा। अब मैं रोज़ाना उस पेशेंट पे 2700 रुपये खर्च कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें। मैंने पूछा कि इसके ऊपर यहाँ रहने, दवा दे रहा हूँ, सब चीज़ें, 2700 रुपये उसके ऊपर मैं खर्च कर रहा हूँ रोज़ाना। लेकिन उसको याद क्या रह जाएगा कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बेच के 500 रुपये का टेस्ट कराया। मुझे गुस्सा आया। मैंने अपने लोगों से पूछा भाई ये टेस्ट कौन सा है जो हमारे पास नहीं हो रहा है, इसको अपना मोबाइल फ़ोन बेचना पड़ा, कैसे तो हो रहा है। मैंने कहा इसकी इंक्वायरी करो। पता चला जो लैब में मेरा आदमी है, जब उसके पास वो पर्ची जाती है, वो कहता है कि यहाँ ये टेस्ट नहीं है, सामने से फला जगह से करवा लो, वो उसकी अपनी लेबॉर्ट्री है। तो आई सैक्ड हिम, आई थ्रू हिम आउट फ्रॉम दैट अब्बासी शहीद अस्पताल। अब उसके बाद उसने दुनिया भर के तरीक़ेकार अपनाए, पता नहीं किस किस से मुझे फ़ोन करवाया, नहीं हो पाया। तो फिर वो दैट लेडी वॉज एक्चुअली प्लांटेड, वो आराम से खड़ी थी। द मोमेंट वो कैमरा ऑन, मैं इफ्तिताह करने गया था, कैमरा ऑन हुआ तो वो उन्होंने अपना जो अच्छा, उनका कुछ भी मसला नहीं था, उनका कुछ भी मसला नहीं था सारा, तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने काबू किया। मैंने अपने हाथ ऐसे पीछे यूं बांध रखे थे, आप देखें उस वीडियो में, मैंने अपने हाथ को एक दूसरे, दोनों हाथों को मैंने पकड़ रखा था। मैं ठीक आदमी नहीं हूँ इस मामले में, वैसे बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मैं तो महफूज हूँ ना इतनी दूर? हाँ नहीं हाँ। अच्छा सर, मिलियन मार्च पर आते हैं। मिलियन मार्च के सिलसिले में की जाने वाली मुलाकातों के दौरान आपका इसरार था कि हम कराची के बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं और आवाम को दहशतगर्दी से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। जो काम पहले ही रेंजर्स कर चुकी, उस पर वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत, कहीं आगे बढ़ें, कोई और काम करें? नहीं, दहशत पता नहीं ये मैंने कहाँ कहा है, ये आपका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा कि दहशत नहीं, आई डोंट थिंक जो है वो मैंने दहशतगर्दी का 2 अखबार से रुजू किया था मैंने। अच्छा, मुझे तो अपनी बातें याद रहती हैं, आई डोंट नो किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में वो कोट हुई है वो। लेकिन अगर आप ये बात पूछते भी हैं, खैर मेरा ये कहना है कि देखिए दहशतगर्दी, अल्टीमेट दहशतगर्दी, कोई रेंजर्स, कोई आर्मी दुनिया की अल्टीमेट दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकती फॉर एवर।
वो आपको एक ऑपरेशन करके हार्ट फोर्सेस एक स्पेस क्रिएट करके देती हैं सिविक गवर्नमेंट्स को कि वो उन स्पेस को पूरी करे, पानी देकर, दवा देकर, तालीम देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर। अगर वो हुकूमत वक्त वो स्पेस पूरा नहीं कर, जॉब्स देकर लोगों को, अगर हुकूमत वक्त वो स्पेस पूरा नहीं करेगी तो फिर कोई नेगेटिव फोर्स ही उस स्पेस को दोबारा उस जगह पे जगह बना लेगी। आर्मी का काम नहीं है पानी देना, रेंजर्स का काम नहीं है अस्पतालों में दवा देना, रेंजर्स का काम नहीं है स्कूल में चीटिंग को रुकवाना। अगर ये काम हुकूमत नहीं करेगी तो रेंजर्स, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिसमें घर की आपको मिसाल दे रहा हूं, 2 महीने से फर्ज करें पानी नहीं आ रहा है, आप कितने दहशतगर्दों को मारेंगे? सारे पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मार लें आप। 3,50,000 बच्चे इस पाकिस्तान में रोजाना हर साल मर रहे हैं, 2 से 7 साल की उम्र में। पता क्यों मर रहे हैं? किसी बीमारी, किसी गोली लगने से नहीं, पानी पीने का नहीं है उनके पास और उनको ग़िज़ा मौजूद नहीं, मेल न्यूट्रिशन की वजह से बन रहा है वो। ठीक है, 1 करोड़ बच्चा जो है वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है इस मुल्क में, जिसका दिमाग और जिसका जिस्म नहीं बढ़ रहा पानी और खाना नहीं मिलने की वजह से। 2.5 करोड़ बच्चे आपके इस मुल्क में स्कूल नहीं जा रहे जो स्कूल के लिए तैयार पड़े। अब ये 5 करोड़ 4-5 करोड़ की तादाद बनती है और ये बढ़ती चली जा रही। इस महीने जिस मई में आज 13 मई है ना, जब आप हमसे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस 13 दिनों में सिंध के अंदर 130, थर पारकर में 130 बच्चे मर चुके हैं। 130 बच्चे मर चुके हैं। मुझे बताइए आप, ये सारे दहशतगर्द आज जो है आपने मार दिए। ये जो करोड़ों का जो पूल है पूरा, ये जिसमें स्टंटेड ग्रोथ है, भूखे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे हैं। सर आपके एक बयान से, सॉरी क़तअ कलामी माफ, आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को मार दिया। दहशतगर्दों को तो कराची सेंट्रल जेल में जमा किया गया, मारा कहाँ? नहीं, मैं दूसरी बात करूँ, अब इसी भी बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज मैं तो एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि सबको मार भी देते हैं, फर्ज करें मार भी देते हैं, तो क्या ये करोड़ों लोगों में से अगर 1% लड़का, एक बच्चे भी जो है वो निकल कर बागी बने तो लाखों की तादाद होती है दहशतगर्दों की, और आप ब्रीड करते चले। पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि भाई सिर्फ ऑपरेशन से अमन नहीं आएगा, आपको अपने आपका अपना सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ेगा। आर्मी ऑपरेशन हार्डवेयर है सिस्टम का, आपका सॉफ्टवेयर पानी है, तालीम है, स्कूल में तालीम है, रोजगार है, सड़कें हैं, बिजली है, बिजली का बिल का, ये सारी वो चीज़ें जो हुकूमत नहीं कर रही अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जमातें हैं जिनका असलहा जो है वो पकड़ा जा रहा है। नल में पानी आए नहीं आए लेकिन असलहा सबका प्रॉपर आ रहा है। एक खबर मेरे साथ मौजूद है, PSP के गिरफ्तार कारकुनान की निशानदेही पर सुरजानी टाउन से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। नींद से आंख खुली है, अभी देखा क्या है, देख लेना अभी कुछ रोज़ में दुनिया क्या है। अभी अब बात कर रहे थे और आपने एतराफ़ भी किया कि हम नौमौलूद पार्टी हैं, तो ये नौमौलूद पार्टी के पास असलहा तो पड़ा PSP के निशानदेही पे, तो PSP में आने के बाद PSP के गिरफ्तार कारकुनान, तो ये अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, असलहा पकड़ा गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कारकुनान PSP का हिस्सा थे नहीं, तो ये तो पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, मुझे इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। PSP में आने के बाद तो किसी ने जो है ना एक गुलैल भी नहीं खरीदी होगी। ठीक है, गुलैल छोड़ दें, असला एक गुलैल भी नहीं खरीदा होगा किसी ने, कि ये सब हमारा पुराना बैगेज है और अभी चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलता रहेगा। मुझे इस पर मुझे पता है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है सारा, ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। देखिए, इस माशरे से मैं इस गेट पे बाहर लिख के लगा दूं कि कोई भी पुराना लड़का इज़ नॉट वेलकम। ठीक है, मैं आपसे सवाल ही ना लूँ फिर ये वाला, मुझे पूरे पाकिस्तान सवाल नहीं। मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि अगर माशरे में ये बुरे लोग छोड़ दिए गए तो ये बुरे लोग किसी के लिए इस्तेमाल होंगे, इसलिए कि आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ। मैं मुश्किल काम ये कर रहा हूँ कि मैं इस माशरे के भटके हुए लोगों को मैं सीधे रास्ते पे लेकर जा रहा हूँ। माशरे से 50 लोग कम कर रहा हूँ। ये 50 लोग किसी के लिए जाकर ईंधन बनेंगे, इनको आप जगह ये अपने जैसे 50 और बनाएंगे। सर आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, मुख्तसर सा जवाब। रहमान भोला पकड़ा गया, सानिया बल्दिया टाउन का मरकज़ी किरदार। खबरें चली कि जी इसका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, जो कि बात भी हुई थी सामने। उसके बाद फिर ये खबरें चली, कुछ एविडेंसेस आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए जिसमें वो
नॉमिनेशन फॉर्म उसने पीएसपी का भरा था। आपका इंटरव्यू मैंने सुना और आपने कैटेगोरिकल डिनाई कर दिया, आपने कहा वो हमारा हिस्सा नहीं था। फारूक सत्तार साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया वो हमारा हिस्सा नहीं था। तबलीगी जमात में था रहमान भोला, किसका हिस्सा था? नहीं, रहमान भोला तो एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज था ना। जी बिल्कुल था, लेकिन उसके बाद उसका नॉमिनेशन फॉर्म भी आया था और आपने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया कि बहुत सारे लोग नेट से डाउनलोड करके। सुन ले मेरी बात। रहमान भोला जो है वो 4 सालों से बैंकॉक से लेकर आया ना। बैंकॉक में पाक से ज़मीन पार्टी नहीं पहुंची है अभी। बैंकॉक नहीं पहुंची अभी पाक से, रहमान भोले के पीछे बैंकॉक नहीं पहुंची अभी पाक से ज़मीन पार्टी, ठीक है। अगर तो कराची से पकड़ा जाता तो चलो भाई मान लेते हैं, भाई आ गया होगा। देखो हमारा फॉर्म है उस पर अवेलेबल नेट पे, वो है मेंबर साजी नहीं है, वो अपना गोशवारा आप दें और हमारे पास स्क्रूटनाइज है जिसको हम कारकुन बनाते हैं। अब वो फॉर्म दुनिया में ऐमन अल-जवारी भी भर ले वो फॉर्म, और कल को ये फॉर्म लेकर जो है वो बैठे रहे। नहीं, रहमान भोला से हमारे बोले, देखिए मेरे अंदर इतनी करेज है कि मैं ओन करूंगा सारे, हम चीज़ों को ओन करने वाले लोग हैं, और उसकी फिर वजूहात गलत सही हो सकती हैं, हम उसको ओन करते हैं। नहीं ठीक है नाजरीन, यहाँ हमारे इंटरव्यू का वक्त खत्म होता है। मुस्तफा कमाल साहब से बातें करने के लिए बहुत हैं, सवालात बहुत हैं, इनके जवाबात से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं आप, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।